डू यू फाइंड रीडिंग ऑफ बैरेक्ट एज डिफिकल्ट? बैरेक्ट इम्पोर्टेंट है ये तो सभी बताते हैं, लेकिन बैरेक्ट पढ़ना कैसे है? बैरेक्ट इज स्कोरिंग, बैरेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बैरेक्ट को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग प्रोसीजर होता है. सो दिस इज अ शॉर्ट क्लास इन विच वी डील विद द बैरेक्ट को कैसे पढ़ना है. तो इस क्लास में मैं आपको 3 to 4 बैरेक्ट्स पढ़ के दिखाऊंगी. कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ पॉज है, ये सब मैं आपको बताऊंगी कि बैरेक्ट को अच्छे से समझने के लिए कैसे पढ़ते हैं. So firstly, we will move to the भारतीय न्याय संहिता 2023 ओल्ड IPC. तो इसमें सेक्शन नंबर 14 को हम पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 जनरल एक्सेप्शंस में है. तो सेक्शन नंबर 14, सबसे पहले मार्जिनल हेडिंग पढ़नी है. एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड, और मिस्टेक, बाउंड के बाद कॉमा है. Act done by a person bound, comma, or by mistake of fact, believing himself bound, comma, by law. अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे, नथिंग इज एन ऑफेंस, बस यहाँ पे पॉज कर दिया. नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस नहीं है. विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज, जो कि एक ऐसे पर्सन के द्वारा करा गया है जो कि, कॉमा, और ऐसा होता है कि या तो ये या फिर एंड होता है, दिस, ये भी और ये भी. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज, और बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. यहां तक पॉज. एंड फिर नॉट बाय अ रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यहां पे पॉज. नॉट बाय अ रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इन गुड फेथ. ये 3 एक वर्ड्स एक साथ पढ़ने हैं. बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी, कॉमा, बाउंड बाय लॉ टू डू इट. ओके, अब इसे फ्रीक्वेंटली कैसे पढ़ना है. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज, कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं है जो कि किसने किया हो, विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज, और बाय अ रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसे क्या हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो. रीजन क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट. बाय अ रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एंड मतलब प्लस, and not by a reason of mistake of law. So mistake of fact होना चाहिए and not by the reason of mistake of law. Mistake of fact होगा तभी ऑफेंस, तभी वो हम ये जनरल एक्सेप्शन में आएगा. अगर मिस्टेक ऑफ लॉ होगा तो वो नहीं आएगा. and not by the reason of mistake of law in good faith, ये अलग है. in good faith, believes himself to be, वो गुड फेथ में बिलीव करता है हिमसेल्फ, अपने आप को, कि मैं बाउंड बाय लॉ हूं ये करने के लिए. ठीक है, अब एक बार और पढ़ते हैं, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज, और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड not by the reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. ठीक है, अच्छा, एक थोड़ा ट्रिकी सा सेक्शन है, उसे पढ़ते हैं. कल्पेबल होमिसाइड, सुना तो होगा ही आप लोगों ने कल्पेबल होमिसाइड के बारे में. सेक्शन 100 ऑफ BNS. Culpable homicide, section 100, chapter 6. Whoever causes death, by whoever causes death, यहाँ पे फुल स्टॉप है, मतलब है नहीं, ऐसा हमें पर सोचना है. Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death. तो मतलब फर्स्ट आता है whoever causes death, मतलब डेथ हो गई है. whoever causes death with the
by doing an act, कैसे, उस किसी ने, whoever causes death by doing an act with the intention of causing death. फर्स्ट पे आ जाता है. अब हमें इसको ब्रेक डाउन करना है. इस सेक्शन, हर सेक्शन को पढ़ने का एक तरीका होता है, हर सेक्शन को हमें तोड़ के पढ़ना है. सो फर्स्ट इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. ठीक है. whoever causes death, डेथ हो चुकी है, by doing an act, उसके एक्ट से, with the intention, मतलब मेंजरिया, with the intention of causing death. first, और या तो ये हुआ या ये हुआ, और with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, कॉमा. ठीक है. विद द इंटेंशन ऑफ, या तो ये इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, और या फिर ये विद द नॉलेज, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, या तो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग कुछ ऐसी बॉडीली इंजरी का इंटेंशन था जिससे कि पता है एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, कि उसकी डेथ हो जाएगी. विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, इंटेंशन थी कि उसे ऐसी बॉडीली इंजरी दो कि वो मुझे पता है कि ऐसी बॉडीली इंजरी देने से उसकी डेथ हो जाएगी. ओके. और अब यहां पे भी और, या तो ये और या फिर थर्ड क्या है अब, और विद द नॉलेज. अच्छा, यहाँ पे इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी लिख देना. अब यहाँ पे है नॉलेज. with the knowledge that he is likely by such act to cause death, comma, with the knowledge that he is likely by such act to cause death, या फिर उसे नॉलेज हो कि he is like, कि इस एक्ट से ये मर भी सकता है. ठीक है. या तो उसे इंटेंशन हो कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मेरा तो इंटेंशन है कि मैं उसे डेथ कॉज कर दूं, या फिर मैं उसे, मेरा इंटेंशन है कि मैं उसे ऐसी बॉडीली इंजरी दूं कि उसकी डेथ हो जाए. ठीक है. या फिर मेरे को नॉलेज भी है कि मेरे ऐसे नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट, कि मेरे इस एक्ट से उसकी डेथ हो जाएगी. कमिट्स, कॉमा है ना. अब कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड. इन तीनों में से कुछ भी हुआ तो जिसने किया उसने कौन सा ऑफेंस किया, कल्पेबल होमोसाइड. तो ऐसे सेक्शंस को तोड़ के पढ़ना है. नाउ अब हिंदू मैरिज एक्ट के कुछ सेक्शंस पढ़ते हैं हम. सेक्शन नंबर 9, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. when either the husband or the wife has, comma, ठीक है, when either the husband or the wife has, comma, without reasonable excuse, comma, withdrawn from the society of the other, comma, the aggrieved party may apply, comma, by petition to the district court, comma, for the restitution of conjugal rights, and the court, comma, on being satisfied of the truth of the statement made in such petition, and that there is no legal ground why the application should not be granted, comma, may decree restitution of conjugal rights accordingly. ये सेक्शन मैंने जानबूझ के चूज किया था. रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सेक्शन नंबर 9. ये बोलता है कि when either the husband or the wife, ईदर का मतलब समझ, ईदर एंड और, या तो ये या ये. ठीक है. ईदर, when either the husband or the wife has, without reasonable excuse, विदाउट मतलब पहले यहां से पढ़ना है फिर कॉमा है, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज मतलब
either the husband or the wife has without reasonable excuse नहीं है उनके पास, withdrawn from the society of other, comma, withdrawn from the society of other. Either husband or wife has without reasonable excuse, comma, withdrawn from the society of other, comma, the aggrieved party मतलब जिसने केस पिटीशन फाइल करी है, the aggrieved party में अग्रीव पार्टी अप्लाई कर सकता है, लेकिन कहाँ अप्लाई कर सकता है, तो कॉमा, बाय पिटीशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहाँ कर सकता है, तो इसका आंसर मिल गया हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कॉमा, किस चीज के लिए, फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, आरसीजे के लिए, फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, एंड द कोर्ट on being on being satisfied of the truth of the statements made in such petition, कोर्ट को सेटिस्फाई होना है यहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डालेगा किसके लिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए, प्लस और नहीं है यहाँ पे, प्लस एंड कोर्ट सेटिस्फाई भी हो जाए, and on being satisfied of the truth of the statements made in such petition, कोर्ट को ये सेटिस्फाई हो जाए, कोर्ट को ये क्लियर हो जाए कि हाँ जो स्टेटमेंट्स उसने पिटीशन में लिखे हैं वो सही हैं, वो ट्रुथ हैं, एंड प्लस that there is no legal ground why the application should not be granted, कोई भी ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं है, कोर्ट ये भी सेटिस्फाई हो जाए कि कोई भी ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं है कि ये जो एप्लीकेशन है ये ग्रांट क्यों नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी ग्रांटेड, कॉमा, may decree restitution of conjugal rights accordingly, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास कर देगा कोर्ट, पास्ड बाय कोर्ट, ठीक है। अच्छा एक और पढ़ लेते हैं हम इसका, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से पढ़ लेते हैं कुछ, ठीक है। सेक्शन नंबर 9, दोनों का सेक्शन नंबर 9, एचएमए का भी और एचएमए का भी, पर्सन्स कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन, इसकी मार्जिनल हेडिंग क्या है, पर्सन्स कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन, कौन कौन पर्सन्स कैपेबल हैं कि वो किसी भी चाइल्ड को अडॉप्शन में दे पाए, तो सब क्लॉज 1, नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, नो पर्सन एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट मतलब इनके अलावा, कौन कौन, द फादर, या तो फादर और या मदर और उसका गार्जियन, 3 लोग आ गए, नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड shall have the capacity to give the child in adoption, ठीक है। सब क्लॉज 2, subject to the provision of subclause 4, the father, subject to the provision of subclause 4, comma, अब इसको अलग पढ़ेंगे, the father or the mother, comma, if alive, comma, shall have equal right to give a son or daughter in adoption. सब क्लॉज 4 अभी हम पढ़ते हैं, ये बोलता है सब क्लॉज 2 कि द फादर और दी मदर, या तो फादर या फिर मदर, इफ अलाइव अगर वो जिंदा है तो, कॉमा, शैल हैव द इक्वल राइट, ठीक है, इक्वल राइट, इसके आगे हम इमेजिनरी पॉज लगा देंगे, क्या करने के लिए, टू गिव अ सन और अ डॉटर इन अडॉप्शन। नाउ सब क्लॉज 4 पढ़ते हैं, where both the father and mother are dead, ठीक है, यहाँ पे both the father and mother are dead, यहाँ पे imaginary pause लगाएंगे, और have completely and finally renounced the word or
या तो उन्होंने where the mother and father are dead or have completely, या तो completely and finally renounced the word, finally renounced the word, ठीक है, और या तो ये और या फिर the word or have abandoned the child, या तो ये first या second abandoned the child, or have been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind, comma, have been declared by the court of competent jurisdiction to be of unsound mind. So third, किसी कोर्ट ने उन्हें अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। किसी भी सेक्शन के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चाहे वो बीएनएस में देख लो, हिंदू मैरिज एक्ट में किसी में भी देख लो, तो वो उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स उसी सेक्शन से निकलते हैं, बस हमें उसे तोड़ के पढ़ना आना चाहिए, और ये विद द प्रैक्टिस आपको खुद से समझ में आने लग जाएंगे। With the competent jurisdiction to be of unsound mind, comma, or where the parentage of the child is not known. फोर्थ नंबर किसके क्या आ गया, parentage of child is not known, comma, अच्छा अब यहाँ पे और नहीं आया, only comma, the guardian of the child may give the child in adoption with the previous permission of the court to any person including the guardian himself, ठीक है। तो बस ये चार चीजें थी यहाँ पे। अब आता है यहाँ पे और नहीं है, बस कॉमा है, ठीक है। इसका मतलब कि अब यहाँ से आगे आएगा ऐसे जो कि ऐसे इनमें फॉल कर जाता है, तो अब फिर क्या होगा कि द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड may give the child in adoption with the previous permission of the court to any person including himself, ठीक है। अब हम कुछ पार्टनरशिप एक्ट के भी पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 31 जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर बताता है। सो सब क्लॉज 1, subject to contract, what does this mean? Exception, ठीक है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वैसे ही फॉलो होगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, बिटवीन द पार्टनर्स, एंड प्लस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30, कॉमा, नो पर्सन shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all the existing partners. ये जनरल रूल है। ये क्या बोलता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, या तो अगर उनके पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो रखा है, तो वो अलग बात है। एंड टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30, इसे अभी फिलहाल इग्नोर करो। नो कॉमा, अब यहां से अलग से पढ़ना है। नो पर्सन shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all the existing partners. Subclause 2, subject to the provision of section 30, वो अलग है, मतलब subject to the provisions जो भी section 30 में लिखा गया है उसको अलग करके, subject to the provision of section 30, a person who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any act of a firm done before he became a partner, ठीक है। इसे कैसे पढ़ना है, इसे हमें बीच में से वही तोड़ के पढ़ना है, केवल यही एक निंजा टेक्निक है, इसके अलावा और कोई टेक्निक नहीं है। A person who is introduced as a partner into a firm, कोई भी ऐसा पर्सन who is introduced as a partner into a firm not thereby become liable, वो एकदम से liable नहीं होगा for any act of the firm done before he became a partner,
उन एक्ट्स के लिए जब वो पार्टनर नहीं था उस टाइम पे, जो कोई भी पार्टनरशिप में एक्ट हुए हैं जब वो पार्टनर नहीं था, वो उन एक्ट्स के लिए जो न्यू पार्टनर है वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, ये मैंने आपको नॉन ऑब्सेंटी क्लॉज जो बताए थे, not withstanding anything contained in this section, इसका मतलब है कि in spite of anything written in this provision this will prevail। आगे प्रोविजन में कुछ भी लिखा हो लेकिन यही वाला, मतलब आगे के प्रोविजन में कुछ भी लिखा होगा लेकिन यही वाला प्रोविजन प्रिवेल करेगा, इसका मतलब ये होता है। और नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी, जिसमें कॉन्ट्रेरी आएगा तो उसका मतलब होता है कि इस प्रोविजन में, जैसे मान लो आर्टिकल 368, तो इस प्रोविजन में जो भी लिखा है, अगर इसके जो इस प्रोविजन में लिखा है अगर किसी और प्रोविजन में इससे उल्टा भी लिखा होगा ना तो भी यही प्रोविजन प्रिवेल होगा। कॉन्ट्रेरी मतलब उल्टा, अगर उल्टा भी लिखा होगा किसी और प्रोविजन में या किसी और स्टैट्यूटरी एक्ट के किसी और प्रोविजन में तो भी यही वाला प्रोविजन प्रिवेल होगा। और नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग मतलब होता है कि इस एक्ट में जो भी आगे प्रोविजन है उनमें कुछ भी लिखा हो लेकिन कंडीशन यही वाली प्रिवेल होगी। ठीक है, तो नाउ सेक्शन आर्टिकल नंबर 30 पढ़ते हैं हम। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश, सबसे पहले आ गया एस्टैब्लिशमेंट प्लस एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब एस्टैब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों देखेंगे हम। सब क्लॉज 1, ऑल माइनॉरिटीज कॉमा वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, और या तो रिलीजन के बेसिस पे भी माइनॉरिटी, वो लोग माइनर हो सकते हैं, माइनॉरिटी में आ सकते हैं, या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे भी आ सकते हैं, या फिर दोनों के बेसिस पे भी आ सकते हैं। All minorities, comma, whether based on religion or language, comma, shall have the right to establish plus administer educational institutions of their choice। ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा अभी, बाकी आप थोड़ा खुद प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। सब क्लॉज 2, the state shall not, comma, बस यहां तक पढ़ा भी हमने, द स्टेट शैल नॉट, स्टेट को ये नहीं करना चाहिए, इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्या मतलब किस वे में, द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एड ग्रांट करते टाइम, क्या, कॉमा, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है एड करते टाइम, ग्रांटिंग एड के टाइम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन, यहाँ पे कॉमा नहीं है लेकिन हम पॉज लेंगे, ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी, किस ग्राउंड पे, तो इस ग्राउंड पे कि ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द माइनॉरिटी, कॉमा, whether based on religion or language। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल होते हैं, विद प्रैक्टिस आपको सब समझ में आएगा, लेकिन एक ही इसका ब्रह्मास्त्र है कि आपको आर्टिकल्स या सेक्शंस जो कुछ भी हैं उनको तोड़ना है। और प्रीलिम्स में या फिर आपके कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, एसएससी की पॉलिटी हो, किसी भी चीज के एग्जाम में बेयर एक्ट से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं बेयर एक्ट से, और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप लोग वैसे थ्योरी पढ़ लेते हो लेकिन बेयर एक्ट की रीडिंग नहीं करते हो, तो वही एक लैक हो जाता है। बाकी बेयर एक्ट इज मस्ट, तो यही पढ़ना है। थैंक यू।